हमारे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म को, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। वो 215 तक डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, 215 तक। आज हम लोग 215 से आगे डिस्कस करेंगे 216। 216 पे पूछा गया एक केरला टीजीटी 2015 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, क्या चीज? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून अकॉर्डिंग टू पोएटिक्स। पोएटिक्स के अनुसार रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या है? ठीक है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून दोस्तों क्या है? तो ये क्या कहलाता है? पेरीपेटिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बी ऑप्शन सही होगा। अब पोएटिक्स में टोटल कितने चैप्टर थे? 26 चैप्टर थे, जो कि अरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया था, अरस्तु के द्वारा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार पोएटिक्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या है? उन्होंने उसमें बताया पोएटिक्स में कि रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इज नोन एज पेरीपेटिया। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पेरीपेटिया के नाम से। किस नाम से मेरे साथियों? पेरीपेटिया। अरिस्टोटल सेज दैट, अरिस्टोटल कहते हैं कि पेरीपेटिया इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द प्लॉट। जो हमारी प्लॉट होती है, पटकथा होती है, उसका सबसे पावरफुल पार्ट अगर कोई चीज होता है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, यानी कि पेरीपेटिया होता है। इन आ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में अलॉन्ग विद डिस्कवरी इट इज आल्सो नोन एज रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो अन्य नाम हमारा क्या है? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। 16 के बाद 17 नंबर पे देखो कौन सा है। 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर पे देखो कौन सा है कि द पोइट हु डिस्क्राइब, वह पोइट जिन्होंने डिस्क्राइब्ड किया, वर्णन किया पोइट्री को एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ऐसा कौन सा कवि था जिसने पोइट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कह करके पुकारा, डिस्क्राइब किया? ठीक है, तो वो कौन थे? एजरा पाउंड थे। इंस्पायर्ड मैथमेटिक पोइट्री को किसने बोला? ठीक है, एजरा पाउंड ने। तो एजरा पाउंड डिस्क्राइब पोइट्री, एजरा पाउंड ने पोइट्री को डिस्क्राइब किया इंस्पायर्ड मैथमेटिक के रूप में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एजरा पाउंड, अगर एजरा पाउंड के रूप में बात करें तो पोइट्री इज अ सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। पोइट्री जो है एक प्रकार का क्या है? एक इंस्पायर्ड मैथमेटिक है, विच गिव्स अस, जो हमको देती है इक्वेशंस देती है, नॉट फॉर अब्स्ट्रैक्ट फिगर्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड लाइक, बट फॉर द ह्यूमन इमोशंस। उनके मतलब ये था दोस्तों, यहां पर उनका मतलब सिर्फ इतना है, देखिएगा कि क्या कहा गया है कि एजरा पाउंड के अनुसार कविता एक प्रकार का क्या है? इंस्पायर्ड मैथमेटिक है, जो हमें अमूर्त आकृतियों, त्रिकोणों, वर्गों आदि के लिए नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के लिए समीकरण प्रदान करती है। मानवीय भावनाओं के लिए समीकरण प्रदान करती है, इक्वेशन प्रदान करती है। ठीक है, 218 नंबर पे देखो, 218 नंबर पे अ मीटर इन विच, जिसमें अ मीटर इन विच, जिसमें अनअसेंटेड लेवल प्रीसीड्स करता हो, द असेंटेड इज कॉल्ड कहलाता है। ठीक है, पहले अनअसेंटेड आएगा, एक मीटर जिसमें पहले अनअसेंटेड होगा फिर असेंटेड होगा, तो ये क्या कहलाता है? असेंटेड, पहले असेंटेड फिर, सॉरी अनअसेंटेड, पहले अनअसेंटेड फिर असेंटेड, यानी कि पहले छोटा, इसके बाद लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, तो वो क्या कहलाएगा? आइम्बिक। आइम्बिक में ही दोस्तों पहले क्या होता है? अनअसेंटेड सिलेबल आता है, और इसके बाद प्रीसीड्स का मतलब होता है दोस्तों कम्स बिफोर। ठीक है, एन असेंटेड सिलेबल। ठीक है, अनापेस्ट क्या होता है? अब अनापेस्ट भी समझ लो दोस्तों, अनापेस्टिक क्या होता है? टू अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाई वन स्ट्रेस लेवल, यानी कि अनापेस्ट क्या होता है? जो कि डेक्टाइल का बिल्कुल उल्टा होता है। ध्यान बनाए रखिएगा, अनापेस्ट हमेशा अपोजिट होता है किसका? डेक्टाइल का। अनापेस्ट में पहले दो असेंटेड लेवल, इसके बाद एक स्ट्रेस लेवल आएगा। डेक्टाइल में पहले स्ट्रेस लेवल आएगा, इसके बाद टू अनस्ट्रेस लेवल आएंगे। ठीक है,
ध्यान बनाए रखना इसको। और इसके बाद एक सी दे रखा है कैटालैक्टिक। कैटालैक्टिक में क्या होता है, अ लाइन लैकिंग बंस लेवल इन दी लास्ट फूट। तो सारी चीजों के बारे में पता लग गया होगा। अनापेस्टिक डैक्टाइल का उल्टा होता है। अनापेस्टिक में पहले टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय वन स्ट्रेस, डैक्टाइल में वन स्ट्रेस फॉलोड बाय टू स्ट्रेस्ड। और आयम्बिक में क्या होता है, पहले अनस्ट्रेस आता है इसके बाद स्ट्रेस आता है, उसी को अनअसेंटेड या असेंटेड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 219 पे जाइएगा। स्टेंजा ऑफ 8 आयम्बिक पेंटामीटर। देखो ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। एक ऐसा स्टेंजा आपको बताना है जिसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर, 8 आयम्बिक पेंटामीटर ऑन पैटर्न किस तरीके का, ए बी ए बी ए बी सी ई डबल ई, सॉरी ए बी डबल सी कर लो इसे, इज नोन एज। तो सीधी सी बात है, देखो राइम रॉयल में कितनी होती हैं, 7 लाइन होती हैं। राइम रॉयल में कितनी होती हैं, 7 लाइन्स होती हैं। ठीक है, ओटावा रेमा में कितनी होती हैं, 8 लाइनें होती हैं। तो बस बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओटावा रेमा। और इस तरीके का टेनिसियन स्टेंजा कुछ होता नहीं, स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है। इसमें टोटल कितनी लाइनें होती हैं, 9 लाइनें होती हैं। कितनी होती हैं, 9 लाइनें, जिसमें 8 आयम्बिक पेंटामीटर में और 1 आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसको हम इलेक्जेंड्राइन कहते हैं, नमी लाइन को। ठीक है, नमी लाइन को इलेक्जेंड्राइन। तो सबके बारे में हमने बता दिया, एक बार यहां से पढ़ लो और अच्छा समझ आ जाएगा आपको। हमने ओटावा रेमा जो होता है वो राइमिंग स्टेंजा ऑफ इटालियन ओरिजिन, जिसका इटली में ओरिजिन हुआ था। ओरिजिनली यूज्ड अ लॉन्ग पोइम। ज़्यादातर इसका जो यूज किया जाता है वो लंबी लंबी पोइम्स में हीरोइक थीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री कंसिस्टिंग स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन। बस ये ध्यान रखना, आप 10 और 11 लेवल पाए जाते हैं। राइमिंग स्कीम कुछ इस तरीके से होती है, ए बी ए बी ए बी डबल सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो 220 नंबर पे 220 नंबर पे। और इस तरीके से लास्ट तक हमें 15 डिस्कस करना है, यानी कि 230 तक चलना है इस वीडियो में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक, इनमें से कौन सा फेमिनिस्ट क्रिटिक यूज द एक्सप्रेशन गायनो क्रिटिसिज्म। एक शब्द आया है मेरे साथियों, गायनो क्रिटिसिज्म। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार, सबसे पहली बार। देखो उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फेमिनिस्ट क्रिटिक थी, इनमें से कौन सी ऐसे फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं जिन्होंने, नारीवादी आलोचक ने पहली बार गायनो क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया। पहली बार गायनो क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग करने वाली कौन थी, तो कौन थी दोस्तों, एलन साउल्टर। कौन थी, एलन साउल्टर। ध्यान रखना, एलन साउल्टर जो हैं वो क्या है, गायनो क्रिटिसिज्म को यूज करने वाली सबसे पहली जो है क्रिटिक हैं, एलन साउल्टर। अगला 21 नंबर पे क्वेश्चन, इमेजिज्म। कौन सा शब्द आया, इमेजिज्म। इमेजिज्म शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो टी ई हल में से। ठीक है, किससे, इमेजिज्म। इमेजिज्म का मतलब होता है कल्पना, यानी कि इमेजिज्म शब्द का संबंध किससे है, तो टी ई होल्म। होल्म भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, टी ई होल्म, टी ई होल्म। तो इमेजिज्म बाज अ मोमेंट, इमेजिज्म क्या था, ये भी एक प्रकार का आंदोलन था जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में चला था। अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में चला था। एंग्लो अमेरिकन पोइट्री डेट फेवर्ड ओके प्रिसीशन ऑफ इमेजरी एंड क्लियर शार्प लैंग्वेज। थॉमस अर्नेस्ट ओके होल्म, थॉमस अर्नेस्ट होल्म बाज एन एस्थेटिक फिलोसफर, जो कि क्या थे, एक एस्थेटिक फिलोसफर एंड द फादर ऑफ इमेजिज्म। अब देखो क्वेश्चन यहां से नोट करने वाला है कि टी ई होल्म जो थे, टी ई होल्म जो थे वो क्या थे, फादर ऑफ इमेजिज्म थे। फादर ऑफ इमेजिज्म किसको कहा जाता है, टी ई होल्म को। किसको, टी ई होल्म को दोस्तों। अगला नेक्स्ट, क्या बात,
खत्म हो गए। एक मिनट, दूसरी हम यहाँ पे पीडीएफ निकाल रहे हैं। अब हमने दूसरी पीडीएफ ओपन कर ली है, इसमें मिल जाएंगे, वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं अब 21 के बाद 22 नंबर से, क्योंकि हमें 30 तक चलना है। 21 वाला तो हम आपको बता ही चुके हैं, 21 वाला तो दोस्तों बता ही चुके हैं। सीधे 22 नंबर पे पहुँचो। अगर 22 नंबर पे बात करें तो अ फूट, किसकी बात की? अ फूट इन परसोडी इज बेसिक यूनिट ऑफ, जो फूट होता है वो क्या होता है? एक राइमिक मेजरमेंट होता है। ध्यान बनाए रखना, फूट क्या होता है दोस्तों? एक राइमिक मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ फूट इज द बेसिक मेटेरिकल यूनिट होती है and form part of a line of verse, the most western tradition of poetry. The unit is composed of syllable, the number of which is limited. So a foot is prosody. देखो यहाँ से इसे अंडरलाइन कर लो। A foot is prosody is a basic unit of rhymic measurement. तो कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 23 नंबर पे बात करें तो हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, हेप्टामीटर में टोटल कितनी लाइनें होती हैं? देखो हेप्टा का मतलब ही होता है, हेप्टा का मतलब ही होता है 7। हेप्टा का मतलब क्या होता है? 7। तो हेप्टामीटर में टोटल कितनी लाइनें होंगी? 7। अच्छा, राइम रॉयल होता है वो भी 7 लाइन का होता है। तो हेप्टामीटर में टोटल कितनी लाइनें होंगी? 7। हेप्टामीटर इज अ टाइप ऑफ मीटर वेयर ईच लाइन ऑफ वर्स कंटेन 7 मेट्रिकल फीट। तो ये बात विशेष ध्यान बनाए रखो। इट वॉज यूज फ्रिक्वेंटली इन अ क्लासिकल परसोडी, ये ज्यादातर क्लासिकल परसोडी में इसका यूज किया जाता है। एंड इन इंग्लिश द लाइन वॉज यूज फ्रिक्वेंटली इन अ नरेटिव पोइट्री सिंस द रोमांटिक्स, रोमांटिक से इसको नरेटिव पोइट्री में भी यूज किया जाने लगा। The informalistic school of criticism art is, ये भी यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में पूछा गया है कि समालोचना कला के औपचारिक स्कूल हैं। क्या फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज, क्या है दोस्तों? इस डी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। दैट मीन्स फॉर्मेलिस्टिक स्कूल इज द baseline of formalism of literary criticism and literary theories. ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना। In art history, formalism is the study of art by analyzing and comparing the form and style. तो कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। In this way, objects are made and they are purely visual aspects. क्या फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज क्या कहलाएगा? स्टाइल। आर्ट इज स्टाइल। 25 नंबर पे देखो, 25 नंबर की बात करें तो विक्टोरियन, द टर्म विक्टोरियन इवोक करता है द एटीट्यूड्स ऑफ, विक्टोरियन इवोक करता है द एटीट्यूड्स ऑफ, ठीक है, किसको? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मोरल अर्नेस्टनेस को। किसको? मोरल अर्नेस्ट। द टर्म विक्टोरियन इवोक करता है द एटीट्यूड ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस को। द टर्म विक्टोरियन वाज द फर्स्ट यूज, और ये जो शब्द विक्टोरियन है इसका सबसे पहली बार यूज किया गया था ड्यूरिंग द ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन, लंदन की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी एग्जीबिशन में, ठीक है, 1851 में, वेयर विक्टोरियन इन्वेंशन एंड moral were shown in the world to the world। अगला क्वेश्चन आया है 226 पे, आयम्बस। आयम्बस इज अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ, आयम्बस में कितने मेट्रिकल फूड होते हैं? तो 2 सिलेबल होते हैं, एक स्ट्रेस और दूसरा अनस्ट्रेस। आयम्बिक में अनस्ट्रेस स्ट्रेस होता है। ठीक है,
तो आइम्ब या आइम बस इज अ मेट्रिकल फुट, ये एक प्रकार का मीटर होता है, यूज इन वेरियस फॉर्म ऑफ पोइट्री, जिसको अनेकों प्रकार की पोइट्री में यूज किया जाता है। इट रेफर्स टू द फूड कंप्राइजिंग टू लेवल एंड अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेवल। ठीक है, अगला आइडल, किसकी बात करेंगे दोस्तों? आइडल की बात करेंगे। एन आइडल इज यूजली अ पोएम अबाउट, आइडल इज यूजली अ पोएम अबाउट, जो कि एक पोएम है अबाउट बारे में, किसके बारे में? ओके, पिक्चोरियस कंट्री के बारे में। किसके? पिक्चोरियस कंट्री के बारे में। आइडल क्या होता है? आइडल के बारे में आप लोग समझ भी गए होंगे, ये किसके बारे में बताता है? एन आइडल आमतौर पर एक कविता है जिसमें किसके बारे में? पिक्चोरियस कंट्री लाइफ के बारे में बताया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। एन आइडल आर इडल इज आ शॉर्ट पोएम, एक प्रकार की छोटी कविता होती है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और किसका वर्णन किया जाता है? आप रस्टिक लाइफ, यानी कि देहाती जीवन का, देहात के जीवन का वर्णन किया जाता है। रिटिन इन द स्टाइल ऑफ थियोक्राइटिस, थियोक्राइटिस। और लेसिडस जो पोएम लिखी थी पास्टोरल एलिजी जॉन मिल्टन के द्वारा, अच्छा वो लेसिडस बर्ड भी थियोक्राटिस से ही आया था। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। शॉर्ट पास्टोरल पोएम है। द आइडल्स अनलाइक होमर, थियोक्राटिस डिड नॉट एंगेज इन हीरोइक एंड वारफेयर। His idols are limited to a small intimate world and describe scenes from everyday life. अगला, इन एन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरेज, अगर हम रिव्यू ऑफ कॉलरेज की बात करें तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, किसकी बात करेंगे? बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी क्वाइन द टर्म, जिन्होंने दोनों ने एक टर्म क्वाइन किया था, लेक स्कूल ऑफ पोइट्स गुरपिंग। तो किसकी बात करेंगे? बर्थ कॉलरेज और साउदी। तो लेक स्कूल ऑफ पोइट्स किसको कहा जाता है? लेक स्कूल ऑफ पोइट्स के ग्रुप में कौन कौन से कवियों को रखा जाता है? तो तीनों का नाम याद बनाए रखना। इन्हें लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए इन्हें लेक पोइट ऑफ, लेक स्कूल ऑफ पोइट्स कहा जाता। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज और रॉबर्ट सदे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लो, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, रॉबर्ट सदे वर डिस्क्राइब एज द लेक पोइट्स, इन तीनों को लेक पोइट्स के नाम से जाना जाता है। द लेक स्कूल ऑफ पोइट्स इज अ ग्रुप, ये एक प्रकार का समूह है इन भी जिसमें बर लिस्टेड किया गया द पोइट्स को, उन पोइट्स को रखा गया जो लिव्ड रहते हैं इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झील के किनारे वाले क्षेत्र में रहा करते थे। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। दे आर मेनली पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज, और ज़्यादातर मुख्य रूप से ये जो पोइट होते थे वो रोमांटिक एज या रोमांटिक मूवमेंट के पोइट कहलाते थे। अगर हम 229 पे बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टीजीटी में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राइटर बिलोंग करते हैं अमेरिकन बीट मूवमेंट से। तो अमेरिकन बीट मूवमेंट से कौन से राइटर बिलोंग करते हैं, ध्यान बनाए रखना, तो एलन गिन्सबर्ग। ठीक है, तो अमेरिकन बीट मूवमेंट था, इज आल्सो कॉल्ड, जिसको हम बीट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। दी बीट जनरेशन वाज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स, ये लेखकों का एक समूह था। हुज लिटरेचर एक्सप्लोर्ड, जिसमें उन्होंने अपने साहित्य को एक्सप्लोर किया और इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित किया अमेरिकन कल्चर को इन दी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड एरा, जो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड चला था उसमें एलन गिन्सबर्ग, किसका नाम आया भैया? एलन गिन्सबर्ग। बीट जनरेशन या बीट मूवमेंट में ध्यान बनाए रखना एलन गिन्सबर्ग को, हाउल को एंड अदर पोएम्स पोइट्स is often considered representative of the beat poets, the term beat। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आपसे अच्छा सा पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म है बीट जनरेशन वाज क्वाइंड बाय, ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया? देखो, बीट जनरेशन
टर्म जो है वो एक अलग जैक कैरोएक थे उनके द्वारा बीट जनरेशन वर्ड को क्वाइन किया गया, लेकिन इससे संबंधित मेनली एलन गिन्सबर्ग रखते हैं। ठीक है, हाउल, इन दो का नाम ध्यान बनाए रखना। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई भैया। हमने क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन बीट आंदोलन से संबंधित थे, तो एलन गिन्सबर्ग का नाम आपने लिया, जो कि अमेरिकन बीट मूवमेंट को बीट जनरेशन भी कहा जाता है। बीट जनरेशन उन लेखकों का एक समूह था जिनसे साहित्य ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में अमेरिकी संस्कृति की खोज की और उसे प्रभावित किया। एलन गिन्सबर्ग की हॉबेल एंड अदर पोएम्स, यहाँ पे देखो, एलन गिन्सबर्ग की हॉबेल एंड अदर पोएम्स इज ऑफन कंसिडर्ड, अच्छा मैंने वहां पे गलत एक्सप्लेन कर दिया था। एलन गिन्सबर्ग की एक हॉबेल एंड अदर पोएम्स करके वर्क था, इज ऑफन कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीट्स पोइट्स, जिसमें अगर हम बात करें कि अक्सर बीट कवियों का प्रतिनिधि माना जाता है। बीट जनरेशन शब्द जैक कॉरेक द्वारा क्वाइन किया गया, जैक कॉरेक द्वारा बीट जनरेशन शब्द को क्या किया गया, क्वाइन किया गया। और आज की वीडियो का मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, द टर्म, और एक टर्म आया थिएटर ऑफ क्रुएलिटी वाज क्वाइंड बाय, ये जो टर्म है थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया, तो ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया, बी एंटोनियन एंटोनियन ऑर्टर्ड के द्वारा इसको क्वाइन किया गया। तो द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डेवलपमेंट बाय एन अवांट गार्ड प्लेराइट एंड एक्टर एंटोनियन ऑर्टर्ड, TAUD, एंटोनियन ऑर्टर्ड। तो ये था हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखो 230 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से लगभग 500 लिटरेरी टर्म की ये सीरीज है, और आगे भी हम जब तक 500 तक पहुंच नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक इसी तरीके से ये 15-15 करके हम लोग सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।